अस्सलाम वालेकुम। एनआरओ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो एनआरओ क्या होता है, क्या मतलब है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे नौजवान को एनआरओ के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं, और जिस अंदाज से बताया जा रहा होता है तो किसी को समझ भी नहीं आने वाली कि क्या चीज़ है। वीडियो को ज़्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगा और एनआरओ की तमाम तफसीलात मुख्तसर से वक्त के अंदर कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आसान अल्फाजों में हम एनआरओ को डिस्कस कर लें इस वीडियो के अंदर। आइए जी आगाज़ करते हैं जी। एनआरओ एक कानून है जो मुशर्रफ साहब ने अपने दौर के अंदर बनाया था। देखिए जी, एनआरओ स्टैंड्स फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मुफाहमत और ऑर्डिनेंस मतलब कानून। वो कानून जो नेशनल असेंबली ने बनाया बल्कि मुल्क के चीफ एडमिन ने खुद लागू किया। हम ऑर्डिनेंस की डिटेल के ऊपर नहीं जाते, हम नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के ऊपर ही रहते हैं। तो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस बहुत बड़ा नाम है, तो एनआरओ से ही काम चला लेते हैं। देखिए जी, इस कानून के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ था कि 1 जनवरी 1986 से लेके 12 अक्टूबर 1999 तक, यानी ज़िया हुकूमत से लेके मुशर्रफ हुकूमत, इन दोनों के दरमियान का जो वक्त है, मतलब पीपल पार्टी और पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट आती जाती रही उस दौरान जो कुछ हुआ। इस कानून में ये लिखा हुआ था कि नेशनल हुकूमत हो या प्रोविंशियल हुकूमत, ये किसी भी सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट, उनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा हो या मर्डर का मुकदमा, ये वापस ले सकती है। मतलब इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हुकूमत अगर कोई केस वापस लेना चाहे तो वापस लेकर उसे ख़त्म कर सकती है, उसमें कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। इन शॉर्ट कहा जाए तो खुली छुट्टी दे दी गई। ये तो थी एनआरओ की डेफिनेशन के हवाले से, एनआरओ के कानून के हवाले से बात। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है। 16 दिसंबर 2009 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस कानून को ख़त्म कर दिया, और उसके बाद उस वक्त की जो हुकूमत थी, पीपल पार्टी की हुकूमत आ चुकी थी, उनको ये कहा गया कि जिसने भी इस कानून से फ़ायदा उठाया उनके नाम पब्लिक किए जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने ये तो ऑर्डर दे दिया कि जो भी केसेस से वापस अपने असल शक्ल में वापस बहाल होंगे, क्योंकि ये गैर आईनी है, तो आइन के मुताबिक उनके खिलाफ जितने भी केसेस हुए वो सारे बहाल हो जाएंगे। लेकिन जिसने इस केस से फ़ायदा उठाया, इस कानून से फ़ायदा उठाया, उन सब के नाम भी पब्लिक कर दिए जाएं। अच्छा, ये सब कुछ इतनी आसानी से भी नहीं हो गया। 12 अक्टूबर 2007 को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इस कानून को जब पहली दफ़ा ख़त्म किया, तो 3 नवंबर 2007 को, मतलब कुछ महीने बाद, मुशर्रफ साहब ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को ही ख़त्म कर दिया, हमारे आइन को ही ख़त्म कर दिया। मतलब चीफ जस्टिस साहब ने कानून ख़त्म किया और सदर पाकिस्तान ने आइन ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि वकला मूवमेंट चलती है, मुशर्रफ साहब की छुट्टी हो जाती है, इलेक्शन होते हैं, पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आती है, बहुत ड्रामा होता है इसके दौरान। लेकिन एनआरओ के हवाले से बात की जाए तो इन दी एंड 16 दिसंबर 2009 को ये फिर से अबॉलिश कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो एनआरओ एक कानून होता है जिसके तहत हुकूमत अगर किसी के खिलाफ केस खत्म करना चाहे तो वो ख़त्म कर सकती है। लेकिन ये कानून इटसेल्फ ख़त्म हो चुका, तो मतलब ऐसा कोई कानून नहीं है कि हुकूमत अगर चाहे किसी के खिलाफ केस को ख़त्म करना चाहे हुकूमत नहीं कर सकती, ऐसा कोई कानून अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर सवाल दोबारा यही उठेगा कि एनआरओ अगर ऐसा कोई कानून रहा नहीं तो फिर इमरान खान साहब ये क्यों कहते रहे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और ये एनआरओ की बातें क्यों चलती रही। तो ये याद दहानी के लिए कहा जा रहा होता था, क्योंकि पहले एनआरओ ऐसा कानून होता था जिसके जरिए खुली छूट मिल जाया करती थी। तो इन शॉर्ट इमरान खान ढके छपे अल्फाजों के अंदर ये बात कहना चाह रहे होते हैं कि मैं कोई किसी भी तरीके से आपको रिलीफ नहीं दूंगा। लेकिन ये पहले तो कानूनी शक्ल था, कानूनी तरीके से केसेस को खत्म करना चाहे तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तरीके हैं जिस तरीके से केसेस को खत्म करना चाहे तो हुकूमत कर सकती है। तो इमरान खान साहब उसी हवाले से बात कर रहे होते थे कि मैं आपके केसेस खत्म नहीं करूंगा, आपके केसेस चलते रहेंगे एज इट इज। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब केसेस कैसे खत्म किए जा सकते थे, क्या ये तरीका था इमरान खान साहब अगर करना चाहते तो कैसे खत्म कर सकते थे, या अब किसके पास इख्तियार है केसेस खत्म करने का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा मिसकंसेप्शन है, वो मैं आपका दूर करना चाहता हूँ। देखिए, इल्जाम लग रहा होता है कि बहुत से लोगों ने एनआरओ का फायदा उठाया, और कई ऐसे नाम जो उसमें मौजूद नहीं थे जिन्होंने फायदा नहीं उठाया, लेकिन उन पे भी इल्जाम लग रहा होता है कि उन्होंने भी एनआरओ से फायदा उठाया। उसमें सबसे बड़ा नाम नवाज शरीफ साहब का और उनके खानदान का, शरीफ खानदान। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लग रहा होता है कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब एनआरओ लागू हुआ था तो शरीफ खानदान ने उसका फायदा उठाया और उन्होंने अपने खिलाफ केसेस बंद करवा दिए थे। तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, शरीफ खानदान ने तो एनआरओ का फायदा बिल्कुल नहीं उठाया। लेकिन उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने तो इसका फायदा जरूर उठाया था, और जिसने फायदा उठाया उन सबके नाम पब्लिक कर दिए गए थे। लिस्ट अभी भी विकीपीडिया में मौजूद है, जो देखना चाहे वो नाम अभी भी वहाँ पे मौजूद है, वो देख सकते हैं। शरीफ खानदान ने अगर एनआरओ से फायदा नहीं उठाया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको कम्प्लीटली डिफेंड कर रहे हैं कि शरीफ खानदान ने बिल्कुल कोई फायदा नहीं उठाया। लेकिन इसके अंदर बात गौर की जाए कि एनआरओ कानून से फायदा ना उठाने का मतलब ये नहीं कि एनआरओ से फायदा नहीं उठाया। इमरान खान साहब जिस एनआरओ के हवाले का जिक्र कर रहे होते हैं वो एनआरओ ये है कि इन सबको किसी ना किसी तरीके से मुशर्रफ साहब ने रिलीफ दिया। तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत गई तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। मुशर्रफ साहब ने उनको भी रिलीफ दिया, उनको भी ये यकीन दहानी करवा दी गई थी कि उनको भी क्लियर कर दिया जाएगा और उनको भी वापस पाकिस्तान में बुला के सियासत करने का हक दिया गया। तो इमरान खान साहब इस चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं कि आपने एनआरओ दिया, इसका मतलब आपने उनको रिलीफ दिया समा। वो कानून का टारगेट कानून की तरफ कर रहे होते हैं, लेकिन बात ये बता रहे होते हैं कि मुशर्रफ साहब ने जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर जो तबाही हो रही है ये इस एनआरओ की वजह से हुई है। एनआरओ 2 को डिस्कस करते हैं। एनआरओ 2 कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, एनआरओ 2 इमरान खान साहब
क्यों कहते रहे कि मैं NRO 2 नहीं दूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा रिलीव नहीं दूंगा, किसी कानूनी शक्ल में हो या किसी और शक्ल में। इमरान खान साहब ने वाज़ेह कह दिया था कि मैं कोई रिलीव नहीं देने वाला। तो रिलीव कैसे मिल सकता है जी, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रिलीव कौन दे सकता है और कैसे मिल सकता है। केसेस सारे चल रहे हैं नैब के अंदर, तो हम अगर ये देखें कि अगर नैब के कानून अगर बदले जाएं या किसी तरीके से नैब ये केसेस से विड्रॉ कर दे तो रिलीव मिल सकता है। तो जनाब कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के नैब के अंदर तरामीम हुई हैं और उन तरामीम की शक्ल में इल्ज़ाम ये लग रहा होता है कि इन्होंने अपने आप को रिलीफ दिया और ये बाद में अपने केसेस अब इजीली बंद करवा सकते हैं। इसकी हकीकत जानने के लिए हमें सबसे पहले तो नैब की तरामीम को देखना होगा। देखिए जी, नैब की तरामीम अभी तक कानून का हिस्सा नहीं बनी क्योंकि सदर साहब ने उसके ऊपर अभी तक दस्तखत नहीं किए, लेकिन सदर साहब के साइन ना करने से ये कानून चंद दिन ही डिले हो सकता है, इवेंचुअली वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने नैब के अंदर 20 तरामीम की हैं। हम इन तरामीम को देखेंगे और देखेंगे इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की हैं क्या ये इन्होंने अपने आप को रिलीफ दिया है कि इन्होंने वाकई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम किया। देखिए जो तरामीम हुई है उनमें तो बेशतर जो है वो प्रोसीजरल मामलात के ऊपर है, यानी नैब का चेयरमैन कौन होगा, कैसे लगेगा, उसका टेन्योर कितना होगा, जजेस कैसे लगेंगे, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कितनी देर के लिए होंगे, मतलब ये सारी चीजें उन्होंने की हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जो कंट्रोवर्शियल भी है, तो हम उन चीजों को जरा देख लेते हैं वो क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है वो एसेट बियॉन्ड मीन के हवाले से, यानी आमदन से जायद रकम। अगर किसी के पास इंकशाफ होता है कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसे अचानक से आ चुके हैं, उनके बैंक के अंदर बहुत ज्यादा आ गए या किसी की कोई प्रॉपर्टी निकल आती है, तो नैब अब उनसे नहीं पूछ सकता कि जनाब ये पैसे कहाँ से आए, आपने कैसे बना ली। पहले बारे सबूत उस शख्स के ऊपर होता था जिसकी बज़ाहिर आमदन कम होती थी और उसके पास ज्यादा मालियत निकल आती थी, लेकिन अब ये बारे सबूत नैब के ऊपर चला गया। मतलब अगर नैब को पता चलता है किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे निकल आए तो नैब को पहले तहकीक करनी होगी, उन्हें खुद अंदाजा लगाना होगा, खुद ढूंढना होगा। अगर कहीं करप्शन हुई है या कोई मैल प्रैक्टिस हुई है तो नैब को खुद उसे ढूंढना होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि नेशनल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाती है तो नैब उसकी तहकीकात खुद से नहीं कर सकती। मतलब नैब उनका रिकॉर्ड नहीं देख सकती, इसके अंदर मैल प्रैक्टिस हो रही है, कोई करप्शन हो रही है, नैब डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन नैब को करप्शन के हवाले से उनको ढूंढना होगा किसी न किसी और तरीके से, लेकिन वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स को नहीं देख सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नैब जो है वो 6 महीने पुराने केस जो है उसको नहीं देख सकता। मतलब उनको इंकशाफ होता है कि 6 महीने पहले कोई करप्शन हुई थी, 6 महीने से पहले कोई करप्शन हुई थी, नैब उसका केस नहीं बना सकता। उनको 6 महीने के टाइम बाउंड्री के अंदर ही केस बनाना होगा। उसके बाद अगर नैब को वाकई पता चल जाता है कोई करप्शन हुई है, 6 महीने के अंदर ही नैब को अगर कोई करप्शन नजर आ जाती है तो नैब डायरेक्ट बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता। मतलब सिर्फ निशानदही या थोड़े से सबूत के ऊपर नैब अरेस्ट नहीं कर सकता। नैब को इनिशियल तहकीकात करनी होगी, कुछ सबूत इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद जाके उन्होंने अरेस्ट करना है। उसके बाद एक तरमीम ये भी है कि FIR जब रजिस्टर हो जाएगी तो मुल्जिम को 24 घंटे के अंदर अदालत पेश करना होगा। उसके बाद नैब अगर रिमांड मांगती है तो उनको मैक्सिमम 14 दिन का रिमांड मिल सकता है। पहले 90 दिन का रिमांड था, वो रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन का दे दिया गया। उसके बाद नैब को और जुडिशरी को पाबंद कर दिया गया कि 1 साल के अंदर केस का फैसला करना है। यानी अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो 1 साल के अंदर केस को खत्म कर दें। आपको अगर कुछ नहीं मिला 1 साल के अंदर तो बस कर दें। एक इंपॉर्टेंट तरमीम इसके अंदर ये भी है कि अगर तो किसी के खिलाफ कोई चीज़ नहीं निकलती या केस फेक निकलता है, मतलब किसी के खिलाफ अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज होता है तो जो कंप्लेनेंट था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इन सारी तरमीम को देखें तो इनके अंदर ये कहा जा रहा था कि नैब को स्पीड अप करने के लिए कहा गया कि वो तेजी से काम करें, पुराने केसेस को छोड़े। अगर बहुत पुराने हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिलता तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, और 1 साल के अंदर सारे केसेस को निपटा दिया जाए। अच्छा, हुकूमत में आने से पहले भी मौजूदा गवर्नमेंट ये कहती रही है कि नैब जो है ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो उनकी कोशिश होगी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके अंदर ना हो। गवर्नमेंट इसे ऐसे डिफेंड कर रही है कि हमने इसके अंदर से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का फैक्टर निकाल दिया है। लेकिन दूसरी साइड से खान साहब का ये इल्जाम है कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 दे दिया। मतलब इन्होंने तरामीम ऐसे कर ली कि जो इनके खिलाफ केसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। एक तरफ से एनालिसिस तो ये भी है कि जो पुराने केसेस हैं जो साल से ऊपर चलते हुए आ रहे हैं वो सारे भी बंद किए जाएंगे। लेकिन ये सारी हकीकत तो हमें तभी पता चलेगी जब इसको प्रोसीजरल तरीके से चलाया जाएगा, जब ये कानून का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ गौर करने की ये है कि इसकी टाइमिंग आप चेक करें कि टाइमिंग कब की गई। इमरान साहब की हुकूमत को ये कह के निकाला गया कि ये मईशत को बहुत बुरी तरीके से उन्होंने तबाह किया। अब सवाल जो उठता है कि नैब की तरामीम मईशत की बेहतरी के लिए की गई हैं या अपने आप को वाकई NRO 2 देने के लिए। इस सब के अंदर इल्जाम ये लग रहे होते हैं कि 6 महीने पुराने केसेस को नैब नहीं खोल सकती। तो जो करप्शन के केसेस होते हैं वो ज़्यादातर 6 महीने के बाद ही उनका इंकशाफ होता है, तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने करप्शन कैसे की जब वो केसेस को ओपन ही नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली कहा यह जा रहा होता है कि जो करप्शन के केसेस हैं उनको साल से ज़्यादा का टाइम चाहिए होता है प्रोसीड करने के लिए। तो 1 साल के अंदर नैब अगर उसे प्रोसीड कर ही नहीं पाएगी तो ये केसेस इवेंचुअली क्लोज हो जाएंगे। इसको देखने का दूसरा दाविया ये भी है कि FIR के बाद फौरन नैब अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक उनके पास कोई ठोस सबूत ना हो।
तो बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियंस, उनको ये इस तरीके से प्रोटेक्ट तो जरूर कर सकता है कि उनके खिलाफ अगर कोई सबूत भी नहीं है और FIR रजिस्टर हो गई है तो वो अरेस्ट नहीं हो सकते। नायब कानून के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट तरमीम और भी की गई है कि जब तक रेफरेंस दायर न हो जाए कोई भी नायब ऑफिसर किसी के खिलाफ मीडिया ट्रायल नहीं कर सकता, मीडिया पे बयान नहीं दे सकता। तो इससे ये होगा कि किसी का मीडिया ट्रायल नहीं हो सकता। आपको पता है किसी का मीडिया ट्रायल कर दिया जाए तो वो इटसेल्फ बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होता है उस शख्स के लिए। उसने जुर्म किया है कि नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही बंदा मुजरिम बन जाता है, लोगों की नजर में वो बेचारा गिर जाता है। अगर तो वो बेकसूर था तो वो अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पाता। उसके बाद मीडिया ट्रायल के हवाले से जो अमेंडमेंट की है तो ऑब्वियसली बड़ी बेहतर की है इन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी तरामीम भी है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ये फैसला तो आपने करना है कि आपको ये कानून वाकई लगता है कंट्रोवर्शियल है या इन्होंने पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के लिए ही ये कानून में तरमीम की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को ये लगता है कि नायब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ही बनी है तो नायब को अबॉलिश कर लेते और ये राइट्स किसी और इदारे को दे दिए जाते हैं। लेकिन PTI का ये कहना है कि इन्होंने नायब को अबॉलिश तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनके पर काट दिए। अब नायब एक किस्म की अबॉलिश हो चुकी है। प्रोसीजरल मामलात में नायब अब कुछ भी नहीं कर सकती। जब वो 6 महीने पुराने केसेस को नहीं उठा पाएंगे, 1 साल के अंदर अंदर फैसला करना होगा, तो मोस्टली जो करप्शन केसेस हैं उन सबको खुली छूट मिल जाएगी। अगर मुझसे वीडियो में कोई पॉइंट मिस हो गए हैं तो आप जरूर कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा। और आपको क्या लगता है हुकूमत ने नायब में ये तरामीम वाकई पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की है, अपने आप को NRO 2 देने के लिए, ये भी जरूर बताइएगा मुझे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर वक्त मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।